हाय दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ जो कि मुझे कुछ कहना है या कुछ कहना है मुझे। मेरे लिए नाम में कुछ नहीं रखा, पर जो भी नाम है बिकॉज उससे एसईओ की भी टैगिंग होती है, तो इसलिए कुछ कहना है मुझे का ये 16th एपिसोड है। 15 एपिसोड ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। और ऐसा समझ लीजिए मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड था वो मेरी कविता पे था जिसका नाम था सुना है। और मैं आज वापस आ गई हूँ, बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशंस के बाद, बहुत सोच विचार के बाद कि थोड़ी तैयारी कर लूं क्या। 2 महीने हो गए हैं, मैंने पता नहीं पॉडकास्ट एपिसोड क्यों नहीं बनाया, इन दिनों में क्या कर रही थी, वो जिक्र करूं नहीं करूं, इतने सारे ख्याल होते हैं। तो मैंने पहले सोचा मैं कुछ लिख लेती हूँ, मैं कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, मैं कुछ ऐसे कर लेती हूँ, बाइफोकेट कर लेती हूँ कि इतना अब बोल दूंगी, इतना दूसरे में बोल दूंगी, तीसरे में बोल दूंगी। पर मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं हूँ कंप्लीटली अनएडिटेड। तो अभी देखते हैं जो हमारा एपिसोड है वो किस तरफ रुख लेता है। मैंने स्क्रिबल किया है कुछ चीजें, वो हैं लोगों के नाम, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है मैं नाम में बहुत बुरी हूँ, मुझे किसी का नाम नहीं याद रहता। हो सकता है कि मैं एक दिन शाहरुख खान का जिक्र कर रही हूँ आधे घंटे और मैं बोलूँ यार मुझे नाम नहीं आता रहा, पर आप समझ गए ना कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। तो मैंने वो नाम लिख लिया है। क्या कर रही थी मैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये अनएडिटेड है, आज तारीख क्या है। तो आज की तारीख है 28 जुलाई। दिन है बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी बोलते हैं। वक्त हुआ है 11:47 और जगह कौन सा है, दिल्ली, गुड़गांव, इंडिया। ठीक है। तो पिछले 2 महीने में मैं समर वेकेशन मना रही थी, गर्मी की छुट्टियां घूम रही थी। मैं दार्जिलिंग गई, मैं सिक्किम गई। मैंने रील्स बनाए और मैंने अपने जो मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है उसमें मैंने वो रील्स भी डाले। आप जाके देख सकते हैं, PRRITI, प्रीति, PANDEY पर। और और क्या किया मैंने, मुझे कोविड हो गया, फिर मुझे थोड़ा वीकनेस हो गया। तो माइल्ड सा ही था, बट ठीक है। मैंने शिफ्टिंग करी, मुझे घर चेंज करना था, मुझे अंदर से आया कि मुझे घर बदलना है, तो फिर वो घर बदला, फिर उस घर को सेट किया। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, फिर काम करने में मजा नहीं आता है। तो मैंने वो पूरा सब कुछ, वो पूरा प्रोसेस किया। और आज आ गई हूँ मैं वापस अपने पॉडकास्ट एपिसोड को बनाने के लिए। इस दौरान बहुत सारी थकावट हुई, पर मैंने बहुत मजा मजा किया। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि क्या किया, अगर कोई मुझसे एक लाइन में पूछे तो मैं बोलूंगी कमाल किया, तो मैं कमाल ही कर रही थी। मैं मजे कर रही थी, मैं सोच रही थी, मैं बहुत लिख रही थी, लिखना मैंने नहीं छोड़ा। तो अगर आप ब्लिंक ऑफ एन आई का पेज फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो मैंने मूवीज और सीरीज के रिव्यूज भी लिखे हैं। अगर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो वहां पे भी मैंने ब्लॉग्स अपडेट कर दिया है, कल ही किया है बहुत सारा ब्लॉग्स अपडेट, जो कि मैंने लास्ट 2 महीने में नहीं किया था। बीच बीच में शायद एक दो बार किया था, पर फिर भी अप टू डेट तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने वो सब किया। और मेरे जहन में ये बात आई कि बहुत बैकलॉग हो गया है। तो जब ये मैं पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करती हूँ जो कि टोटली अनएडिटेड होता है, और मुझे मौका मिलता है खुद से बात करने का, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं है, ये कमरा खाली है, तो उसकी सबसे खास बात ये होती है खुद से बात करना। तो जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल भी प्लान नहीं है, तो देखते हैं ये एपिसोड किस ओर रुख लेता है। जैसे कि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो जीवन का ज्ञान है या कोई भी बात अपनी रखनी है वो इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। या जो छोटे कलाकार हैं जिनको मैं कहती हूँ गुदड़ी के लाल, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज को बनाने में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी मूवी भूल भुलैया 2 का, जो मैंने देखा। और मेरे ख्याल से मई एंड में आई थी, ये 26-27 मई को आई थी ये भूल भुलैया 2। और बहुत ही अच्छी मूवी है, कमाल किया इसने। और ये जब हॉल पे थी और मैंने हॉल में जाके देखा तो अलग ही मजा था। ये जब आ गई OTT पे, नेटफ्लिक्स पे आई शायद, तो भी ये हॉल से नहीं हटी।
इसकी खासियत क्या थी? क्या ये एक हॉरर मूवी थी? कुछ लोगों के लिए हॉरर थी, पर ज्यादातर लोगों के लिए, जैसे मैं इसको एक हॉरर मूवी नहीं मानती हूँ, मैं इसको थ्रिलर मान सकती हूँ। अ, हमें मजा आ रहा था इसको देखने में और समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। और इस मूवी में तब्बू बहुत अच्छी लगी, मतलब वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं और ऐसा लग रहा है वो ही है लीड फीमेल एक्ट्रेस। वो मतलब बहुत अच्छी लग रही हैं मूवी में, उनकी एक्टिंग, उनका लुक, एवरीथिंग, वो एज अ भूत भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और खुशी इस बात की हुई कि जो मैंने दो एंडिंग सोचा था कि या तो ये होगा या तो वो होगा, उसमें से वो एक एंडिंग था, तो मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। मुझे डाउट था कि ये अच्छी वाली है, ये मंजू नहीं ये अंजू है। मुझे वो फीलिंग आई थी। तो मुझे बहुत बहुत ही मजा आया भूल भुलैया 2 देखकर। कार्तिक आर्यन बहुत अच्छे लगे, और जितना कि मेरी एनालिसिस है, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो सब अब कार्तिक आर्यन के फैन हो गए हैं, क्योंकि और यही मेजर रीजन है इस मूवी के सक्सेस का, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। तो नेपोटिज्म वाला जो टॉपिक है वो ऑफ कोर्स इंडिया को सुशांत सिंह राजपूत ने नेपोटिज्म का मतलब समझा दिया। हर इंसान अब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इस वर्ड को यूज करके। प्रॉब्लम तो हमेशा से थी, हर क्षेत्र में थी, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ बॉलीवुड में है, ऑफिस में भी है, घर में भी है। रेसिज्म, नेपोटिज्म, सब कुछ है, होता है। अ, तो मेरे ख्याल से जो कार्तिक आर्यन को इसलिए बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दिख रहा है उनका डांस परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बहुत ही उम्दा हो गया है। तो थैंक यू सो मच कार्तिक आर्यन, हमें भूल भुलैया 2 देने के लिए। भूल भुलैया 2 में और क्या खास बात थी? खास बात थी उसकी जो वो तीन वो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो वो जो तीन लोग हैं, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और अश्विनी कलसेकर, उनकी जो वो जोड़ी है, वो तीन लोगों की, वो अमेजिंग है। वो जो राजपाल यादव जो रोल हो जाते हैं हर बात पे, गोल 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 घूमने लग जाते हैं, जो संजय मिश्रा बोलना शुरू करते हैं और वो, उनको पहले तो सुनाई नहीं देता और फिर उनको दूर का भी सुनाई देने लगता है। और अश्विनी कलसेकर जब मंजू बनने की कोशिश करती, वो चढ़ती हैं ऊपर और गिर जाती हैं मतलब बहुत ही मजेदार मूवी बना दिया है अनीश बाजमी ने। और अनीश बाजमी को हम किस मूवी के लिए जानते हैं? प्यार तो होना ही था। हाँ, मेरी जो उनकी बनाई हुई बहुत ही फेवरेट मूवी है वो है प्यार तो होना ही था। इसके साथ और मैं किसका जिक्र करना चाहूंगी? मेरे ख्याल से उसमें एक छोटा सा बच्चा है, जिनका नाम है समर्थ चौहान, उनका बहुत ही अच्छा रोल है। फिर गोविंद नामदेव, मतलब अब मैं इसलिए बहुत खुश हूँ आजकल, क्योंकि इतना ओटीटी है, सीरीज है, ये है वो है, तो हर अच्छे एक्टर को, जो पहले होता था कि हो गया बस इसका अब और नहीं हो सकता है, उन सबको भी रोल मिल रहा है। सो थैंक्स टू भूल भुलैया 2, ना वो बनता, ना इतने लोगों को रोल मिलता, ना एक्टिंग करने को मिलता, ना हमें देखने को मिलता। तो गोविंद नामदेव उसमें हैं और उनकी भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पक्का देख लें। और उसमें कौन है? उसमें मेरी एक और बहुत ही फेवरेट और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, जो MS धोनी में होते हैं, जो धोनी के मेंटर होते हैं रेलवे स्टेशन पे, अगर आपको याद हो, काली प्रसाद मुखर्जी। तो वो जो काली प्रसाद मुखर्जी हैं, वो इसमें अंजू और मंजू के पिता बने हैं, तो उनका भी बहुत ही अच्छा रोल है। इसके बाद मैं किसका जिक्र करना चाहूंगी? हाँ, मैंने देखा नेटफ्लिक्स का जो सीरीज है शी, और उसको किसने डायरेक्ट किया है? उसको बनाया है आरिफ अली ने, जो कि इम्तियाज अली के भाई हैं, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। क्रिएशन तो इम्तियाज अली का ही है। और शी में कौन है? उसमें है अदिति पोहांकर। अब नाम से मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं, पर अदिति पोहांकर वही हैं जिनको सब MX प्लेयर में, आश्रम में देख रहे हैं। आश्रम जिसमें बॉबी देओल है और अदिति पोहांकर है। तो अदिति पोहांकर बहुत ही फेमस हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ आश्रम। मैंने आश्रम नहीं देखा है, पर मैंने सुना बहुत है और मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश भी करी, तो उसके बारे में तो भी मैं बात नहीं करूंगी। और ये जो शी है, इसमें कौन है? इसमें विश्वास किन्नी है।
जो कि एक पुलिस अफसर का रोल निभा रहे हैं। अदिति पोहंकर भी एक पुलिस अफसर ही हैं। तो विश्वास किन्नी का रोल बहुत ही अच्छा है। वो किसकी तरह लगते हैं, वो जो काइपो 6 में जो राजकुमार यादव, राजकुमार राव, सॉरी, राजकुमार राव, राजपाल यादव, और उसमें कंफ्यूजन, राजकुमार राव और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो है अमित, मुझे उनका सरनेम नहीं याद आ रहा, बहुत ही लुक अलाइक है, वो रिजेम्बलेंस है उनकी विश्वास किन्नी में। तो जब मैंने देखना शुरू किया शी, मुझे लगा कि इनको तो मैं जानती हूँ, फिर लगी नहीं इनको मैं नहीं जानती हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि नो नो नो, ये विश्वास किन्नी है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। शी में जो अदिति की बहन बनी है, शिवानी रंगोल, उनकी भी इतनी अच्छी एक्टिंग है कि जो वो कराना चाह रही हैं, नफरत, वो कर पा रही हैं उनसे। तो वो भी बहुत अच्छा रोल है उनका। उसके बाद मैं किसका जिक्र करूंगी, तो शी की सबसे खासियत ये है कि शी में विजय वर्मा है। सॉरी, मैं बहुत ही बायस्ड हूँ विजय वर्मा को लेकर, क्योंकि इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि मैं डार्लिंग्स का वेट कर रही हूँ। और डार्लिंग्स क्यों खास है, उसमें विजय वर्मा है, उसमें मेरे एक और फेवरेट है शेफाली छाया, आलिया भट्ट तो है ही है उसमें। ये नहीं कहूंगी कि आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है, क्योंकि नहीं है। अगर जिस दिन हो गई मैं बता दूंगी। तो उसमें मेरे दो फेवरेट हैं, शेफाली छाया, विजय वर्मा, और जो डार्लिंग्स आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उसका प्रोडक्शन भी पहली बार प्रोडक्शन कर रही हैं आलिया भट्ट, ऑफ कोर्स गौरी खान और गौरव वर्मा के साथ कर रही हैं, ये एक टीम है, पर उनका भी प्रोडक्शन है उसमें। तो ये जो शी है, इसमें विजय वर्मा आते हैं, और ये विजय वर्मा शाशा बने हैं, आई थिंक शाशा ही थे, यस। और ये मर जाते हैं, तो मुझे बहुत दुख हो जाता है। तो आप ये शी जरूर देखें। ये जरूर कहूंगी कि बहुत रिपीटेटिव है स्क्रीन प्लेस, किरदार बहुत कम है, वही एक दो किरदार को लेकर वही टाइप की कॉन्वर्सेशन चली जा रही है, सीजन 1 आ गया जी, सीजन 2 आ गया जी, पर ठीक है, कहीं पहुंच गए। नया इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो हमारी जनता है इंडिया की, भारत की, वो मिर्जापुर देख चुकी है 2018 में। और अगर आप मिर्जापुर 2018 में देख चुके हैं या 19 में देख चुके हैं, क्योंकि 18 के बाद 20 में उसका सीजन 2 भी आ चुका है, और अब सीजन 3 भी आने वाला है, तो बहुत एजुकेट हम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब आप मुझे, अगर आप हमें बुराई के टर्म्स में कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो छू पाएगा। हमने बहुत बुराई देखी है सीरीज के तौर पे, तो इसलिए शी थोड़ा सा ठंडा मुझे महसूस हुआ। बाकी आप अपने जज खुद हैं, तो आप देखकर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी शी। इनका ये जो, मैं जो भी मूवीज की बात कर रही हूँ, भूल भुलैया 2 या सीरीज की बात कर रही हूँ शी, इसका रिव्यू ब्लिंक ऑफ एन आई के पेज में जरूर मिलेगा आपको, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये लास्ट 2 महीने में मैं देख रही थी और मैं पोस्ट कर रही थी। तीसरा जो मैंने, क्योंकि मिर्जापुर को टच कर दिया, तो मैं मिर्जापुर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टार कास्ट थे, और बहुत ही गलत होगा अगर उनका जिक्र ना करूं, क्योंकि एक से एक बेहतरीन कलाकार है मिर्जापुर में। सबसे खासियत जो मुझे मिर्जापुर ने जो मुझे सिखाया पर्सनली, तो क्या कहते हैं ना, इंसान हमेशा अपनी पहचान को लेके बड़ा टची होता है कि यार मेरी पहचान क्या है, मैं हूँ कौन। तो मैं कहूंगी कि मिर्जापुर ने मुझे इतने अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्यों मैं ऐसी हूँ। अब जो भी हूँ, जो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि मैं कौन हूँ या मैं कैसी हूँ। मैं एक शब्द में कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही बुलंद हूँ, आ, खुशनुमा हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे पास, मुझे खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ रीजन की जरूरत नहीं, मैं बस खुश हूँ। तो मैं ऐसी क्यों हूँ, तो मैं ऐसे सोचती थी, तो जब मिर्जापुर मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि जो मेरे जीन्स हैं, वो आधे पूर्वांचल और बाकी आधा सिवान का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप मिर्जापुर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पूर्वांचल के रीजन को दिखाया गया, बताया गया है कि यूपी में पूर्वांचल क्यों खास है, जहाँ पे आपका गाजीपुर, देवरिया, ये सब आ रहा है, ये सारे जगह पूर्वांचल में आते हैं। ठीक है। फिर वो दिखाते हैं कि बिहार में भी एक दद्दा जी हैं, जहाँ पे जहाँ से इनका कांटेक्ट है, जो बड़े माने जाते हैं, वो कहाँ पे थे, वो सिवान में थे।
वहां पे कौन है, विजय वर्मा वहां पे डबल रोल प्ले कर रहे हैं, दत्ता जी के बेटे बने हुए हैं। तो उसमें वहां भी विजय वर्मा थे। विजय वर्मा को देख के फिर से बड़ा मजा आ गया, उनकी हंसी, उनका जैसे वो रोल प्ले करते हैं वो अलग लेवल पे है विजय वर्मा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी, मतलब वो, पंकज त्रिपाठी कहते हैं ना कि किसी भी एक्टर को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पंकज त्रिपाठी जो मिर्जापुर में बने हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर सब कुछ कर रहे हैं। बिना एक्टिंग किए, बिना हिले, बिना डुले, बिना जोर लगाए कैसे कोई एक्टिंग कर लेता है, इस पे पंकज त्रिपाठी क्रैश कोर्स करा सकते हैं। फिर उसमें दिव्येंदु हैं जो कि आ, वो भी एक लुक अलाइक है किसके, वो लुक अलाइक हैं, मैंने ये ब्लिंक ऑफ एन आई के तरफ से हमने स्टोरी में भी डाला था, वो लुक अलाइक हैं उनके, अम, अमोल पराशर, थैंक यू सो मच, मुझे नाम याद नहीं, अमोल पराशर जो यूट्यूबर है, जो कि आपको उसमें भी दिखे, सरदार उधम सिंह में जो बने थे भगत सिंह, उनके लोग अलाइक हैं वो। तो दिव्येंदु जो है इसमें बने हैं मुन्ना भैया। और क्यों बने हैं मुन्ना भैया मैं बता दूं, क्योंकि यूपी के हर घर में एक मुन्ना भैया जरूर होते हैं। आई कैन वाउच ऑन दैट, मतलब मैं हूँ उसका प्रूफ। वो बने हैं मुन्ना भैया। और ठीक है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बुराई है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, और कुछ ज्यादा ही है। तो वो बहुत क्लियर ए है, बहुत क्लियरली बताया गया है कि भैया ये मिर्जापुर है, देखने के पहले बहुत ही स्ट्रांग डिस्क्लेमर है, देख सके तो देखे, नहीं देख सके रहने दीजिए। पर जब आप रिव्यू कर रहे हैं या आप मूवी, अच्छी मूवीज, अच्छी सीरीज की बातें कर रहे हैं, तो आप अच्छे लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिस कर सकते। इसमें विक्रांत मसीह बने हैं बबलू भैया, और हमारे अली फजल बने हैं गुड्डू भैया। और जो अली फजल हैं वो अलग ही कमाल कर रहे हैं, वो हमेशा कमाल करते हैं। और जो बबलू भैया हैं, विक्रांत मसीह, वो अलग फेवरेट हैं। तो मतलब इतने टाइप के फेवरेट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे आपके कैसे फेवरेट हो सकते हैं। तो सबका जॉनर अलग है। मैं अब बोलूंगी कि जो एक्टिंग में भी ना सबने अपनी एक अलग अलग जगह बना ली है। जो बबलू भैया कर रहे हैं वो गुड्डू भैया नहीं कर सकते हैं, जो दिव्येंदु कर रहे हैं मुन्ना भैया बन के वो कोई और नहीं कर सकता, जो पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं वो सिर्फ पंकज त्रिपाठी कर सकते हैं। तो सबने अपनी अलग अलग जगह बना ली है जो कि किसी कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर उसमें गोलू है, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, बटाटा वड़ा के नाम से जो इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी, और वो अलग कमाल कर रही हैं गोलू बनकर, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। तो इतने लोगों को देखने का चांस कैसे कोई मिस कर सकता है। फिर उसमें यही खत्म नहीं होता, उसमें राशिका दुग्गल है जो बीना बनी है, पंकज त्रिपाठी की वाइफ। फिर उसमें कुलभूषण खरबंदा है जो कि बाऊजी बने हैं। और कुलभूषण खरबंदा ने इतना परफेक्ट नेगेटिव रोल इस एज में जो किया है, हैट्स ऑफ टू हिम, वही कर सकते हैं। बहुत करेज, बहुत गट्स चाहिए अपना कैरेक्टर असैसिनेशन करने में, अपने आप को इतना बुरा और इतना नफरत करवाने में बहुत हिम्मत, बहुत दिलेरी चाहिए। तो मैं बोलूंगी वो बुढ़ापे में अमरीश पुरी को उन्होंने ब्रेक कर दिया है, मतलब उनको क्रॉस कर दिया है, इतनी अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। इसको डायरेक्ट किसने किया, गुरमीत सिंह ने किया सीजन 1 को। सीजन 2 में मिहिर देसाई ने भी इसको डायरेक्ट किया। इसको लिखा किसने है, पुनीत और विनीत कृष्णा ने इसको लिखा है। इसको क्रिएट किसने किया, करण अंशुमन ने इसको क्रिएट किया है। हम अगले या अगले के अगले एपिसोड में इन सारे गुदड़ी के लालों के बारे में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, आपको जरूर बताएंगे कि इनकी क्या खासियत है, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसे उठे, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो उसका जिक्र जरूर होगा। हम ये भुलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर उसमें एक रॉबिन बने हैं। अब वो जो रॉबिन है वो बहुत ही, मैं बोलूंगी, कलरफुल, बहुत ही रंगीन तरीके के इंसान है, जिसका समझ नहीं आ रहा है ये हिंदू है कि ये क्रिश्चियन है, ये सीधा है कि ये बदमाश है, ये तेज है कि चालू है, क्या है ये, कौन है ये। तो वो जो रॉबिन है उनको मैंने पहली बार देखा है, और उनका नाम है प्रियांशु पन्यूली। और इनके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।
तो मिर्जापुर मेरा ये मानना है, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बुराई को, पहले मैं बुराई को देखने से समझने से बहुत ही दूर भाग जाती थी कि नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती। पर मुझे ये पता चला कि जब तक आपको पता नहीं होगा दुनिया में क्या बुराई है, चल क्या रहा है भाई, तब तक आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना, ये देखना, ये सुनना, ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर हमने मिर्जापुर नहीं देखा तो हम शी को बोलेंगे बहुत ही अच्छा बना दिया। पर जब मिर्जापुर देख लिया तो पता चला नहीं नहीं, शी में तो ये खामियां हैं, और ये जो दिखा रहे हैं ये तो मिर्जापुर में दिखा चुके थे, तो ये तो रिपीट कर दिया, तो ये तो जस्टिफाई नहीं हुआ। जाते जाते मेरा एक ख्याल था कि क्यों ना हम अब से एक Q&A राउंड भी रखें एंड में, जिसमें आपके पूछे हुए जो भी सवाल हैं जवाब उनका मैं जवाब दे सकूं। जो भी आपके मन में कोई भी उलझन है, कि जैसे कुछ दिनों पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे। और वैसे मैं, हाँ, ये Q&A के पहले ये बता दूं कि हमारे ब्लिंक ऑफ एन आई का ये एपिसोड 2 घंटे पहले रिकॉर्ड होने वाला था, पर हमारे चीफ एडवाइजर का फोन आया और उन्होंने बोला कि भाई रॉकेटरी पक्का देखनी है और उसका रिव्यू करना है। रॉकेटरी की इतनी तारीफ हुई है कि हो सकता है मैं नेक्स्ट अगले 2 दिनों में रॉकेटरी का रिव्यू कर दूं। तो उसकी तारीफ सुनने में फिर ये जो पॉडकास्ट एपिसोड था मैंने 2 घंटे आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो पहले सुन लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो Q&A राउंड इसलिए रखना है क्योंकि कुछ दिनों पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इमोशंस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और एज अ इमोशनल वेलनेस कोच ये बताना कि जो हम ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि गिल्ट, लोग बोलते हैं कि आई एम फीलिंग गिल्टी, मैंने किसी का बुरा कर दिया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, या मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो क्या मतलब है इस शब्द का गिल्टी? कब आपको गिल्टी फील करना चाहिए, कब आपको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए? तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और पढ़ा भी। और अगर आप मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट एपिसोड सुन रहे हैं तो उस पे हमने गिल्टी, रिग्रेट सब कुछ डिफाइन किया है, बताया है। वो जो इंग्लिश पॉडकास्ट एपिसोड है उसका नाम है, जो सीरीज है उसका नाम है गो अनएडिटेड। कौन से एपिसोड में है वो तो मुझे भी अभी याद नहीं है, पर हमने इसका जिक्र पक्का किया है। तो मैं आज के एपिसोड में भी बताना चाहती हूँ, गिल्टी आप तब हो सकते हैं जब आपने अपने किसी हरकत को, इस किसी एक्शन को करने से रोक दिया, जबकि वो एक्शन किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव ला सकता था। या आपने किसी एक्शन को कर दिया जिसको करने से किसी की लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट अचानक से आ गया जिसकी जरूरत नहीं थी। जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, मुझे सीधे जाना था और आपने कुछ कर दिया जिसकी वजह से मैं दाएं मुड़ गई। अब वो अच्छा हुआ या बुरा हम अपने दिल को बहलाने के लिए तो बोल देते हैं, देखा मैंने बोला था ना, तो वो अब दाएं चला गया तो उसका भला हो गया। नहीं, हम नहीं डिसाइड कर सकते अगले का भला हुआ कि बुरा हुआ। कई बार अ, ऊपर की खुशी को हम खुशी मान लेते हैं, चेहरे पे हम चले जाते हैं। पर हमें जानना पड़ेगा कि जिंदगी इतनी कठिन है, इतनी मुश्किल है कि लोगों ने पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे लगाए हुए हैं। तो क्या चीज इंसान को तहे दिल से खुशी दे रही है वो हमें नहीं पता। तो अगर हमने ऐसा कुछ भी किया, अड़चन बन गए, या इंटरफेयर कर दिया, या रीरूट कर दिया, या बीच में जाके बोला, या ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो इंसान सीधा चलता हुआ दाएं चला गया, दाएं चलता हुआ बाएं चला गया, और उसको जो उससे प्रॉब्लम हुई, जो कष्ट पहुंचा, या आपने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो सीधे जाने वाला था, वो दाएं चला गया, वो या वो बाएं चला गया, तो हम गिल्टी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोशिश करी कुछ अच्छा करने की, नहीं हो पाया, या आपने कोशिश करी कुछ बुरे को रोकने के लिए पर वो नहीं रोक पाया, तो आप गिल्टी नहीं हो सकते। एंड यू शुड नॉट बी गिल्टी। आपको हल्का महसूस करना चाहिए क्योंकि आपकी नीयत में खोट नहीं था। और दूसरा मैं किस सवाल का जवाब देना चाहूंगी, दूसरा मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले हमने ये डिस्कस किया कि अ, ऐसा कब होता है कि आपकी जिंदगी चल पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि जब मैं
काउंसलिंग करती हूँ, या मैं इमोशनल वेलनेस थेरेपी करती हूँ, या नॉर्मल भी अपने दोस्तों से बातें करती हूँ या किसी से, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आई एम फीलिंग स्टक। या मैंने भी बहुत सुना है, मैंने भी शायद अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत पकाया, बहुत बार सुना है कि मुझे ना बड़ा फंसा फंसा फील हो रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, आई एम फीलिंग स्टक। तो ये जो हम बोलते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बहुत जरूरी बात है जो बताना चाहती हूँ कि सब स्टक है। जब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आता है ना, तो उसके साथ वो स्टक वाली फीलिंग भी आती है। रोज तो कोई पर्दा नहीं हिलता, देखिए पीछे वो जो पर्दा है वो हिल नहीं रहा। रोज कोई लाइट ऐसे ब्लिंक नहीं होती, कोई पंखा खुद ब खुद नहीं चलता। तो लाइफ नॉर्मल ही चलती है। जब आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल होती है, जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, किसी को स्कूल में जाना पड़ रहा है फीस जमा करने के लिए क्योंकि ऑनलाइन फीस नहीं जमा हो रही, या किसी को रोज सब्जी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, या बड़ा उथल पुथल है, तो हम ट्रिप करते हैं कि उथल पुथल हो गया जी, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, 2 लीटर दूध लाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है रोज। तो हम बोलते हैं कि अरे बहुत तकलीफ है। जब सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है, देन वी फील वी आर स्टक। सो एक्चुअली वी आर नॉट स्टक। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां हम बोले कि हम फंस गए हैं या हम नहीं फंसे हैं। अब कल की बात है, मैं आई वॉज फीलिंग लो, मैं सोच रही हूँ यार कुछ हो नहीं पा रहा है, क्यों? सब पा लिया, उथल पुथल नहीं हो रहा, परेशान नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए भाग नहीं रहे, मेहनत नहीं करना पड़ रहा, पसीना नहीं बहाना पड़ रहा, तो हम बोलेंगे वी आर स्टक। एंड इफ यू आर रियली स्टक, मैं जज नहीं कर रही आपके सिचुएशन को, अगर जब भी मुझे लगता है ना कि आई एम रियली स्टक, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ठहर के समझने की कोशिश करती हूँ कि इस पल में ये जो यूनिवर्स है मुझसे कुछ कह रहा है जो मैं सुन नहीं रही ढंग से। तो मैं अपने आप को थोड़ा दूर करती हूँ, एकांत में ले जाती हूँ, मैं सोचती हूँ ये क्या बोल रहा है ये यूनिवर्स मुझसे, ये प्रकृति मुझसे बातें कर रही है पर मुझे सुनाई क्यों नहीं दे। मैं ध्यान से उसको सुनने और समझने की कोशिश करती हूँ, और फिर मैं वो करती हूँ जो वो प्रकृति मुझसे कर रही है, और मैं फिर अनस्टक हो जाती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा अंदर से। आपको बाहर ओपिनियन लेना बंद करना पड़ेगा। ये जो हम बाहर की सुनते हैं ना, तुम बताओ मैं पीला सूट पहनूं कि नीला सूट पहनूं, मैं आज कड़ी खा लूं कि मैं राजमा बना लूं, ये नहीं कर सकते। ये ओपिनियन, ये कहते हैं ना सुनना चाहिए, मैं कहूंगी नहीं सुनना चाहिए। ऑलरेडी इतना सुन रहे हैं ना, डिजिटल एज में है, तो यूट्यूब खोलो तो भी सुन रहे हैं, फेसबुक खोलो तो भी सुन रहे हैं, कैब में बैठे हैं तो भी सुन रहे हैं, सुन तो बहुत रहे हैं। तो अपने लिए टाइम नहीं, तो मैं बोलूंगी अपने लिए टाइम निकालें, अकेले बैठे, अपने साइंस को नोट करें कि आपसे यूनिवर्स क्या बोल रही है, प्रकृति क्या बोल रही है। जैसे कि मैं पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने वाली थी और मेरे एडवाइजर का फोन आ गया, और तब मैं ये सोचूं कि ओ यार इनको अभी फोन करना था, मुझे तो पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करना था ना, नहीं, दैट वाज अ साइन कि अभी नहीं करना है, ये 2 घंटे बाद ही करना है। क्यों करना है, क्यों रोक दिया गया? क्योंकि अभी जो तुम कुछ करने जा रहे थे वो ठीक नहीं कर रहे थे, इसको अलग अंदाज से करो, करो वही अलग अंदाज से, अलग तरीके से करो, अलग भाव से करो, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। सो दैट इज माई शॉर्टकट टू गेटिंग अनस्टक, एंड दैट इज माई वे ऑफ टेलिंग यू। ये मेरा तरीका है आपको बताने का कि कैसे, कब गिल्टी फील करना है और कब गिल्टी नहीं फील करना है। क्योंकि बहुत अफसोस होता है सुनते हुए कि वो जो कुछ अच्छे लोग हैं, जिनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, जिनकी सीरत में कोई खोट नहीं है, और वो बैठ के गिल्टी फील कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बिल्कुल भी फील ना करें। और आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर लिखें। कहाँ लिखेंगे आप? preeti@blinkofani.in पर, PRRITI@blinkofaniE.in पर। मैं आपको फेसबुक पे भी मिलूंगी, इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगी। और अगर आपको हमारा ब्लिंक ऑफ एन आई का पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगता है, यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, फेसबुक पे लिखा हुआ कुछ अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ कुछ अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, या अगर आपको लगता है कि किसी और को अच्छा लगेगा जो ये देख रहा होगा या सुन रहा होगा, तो मुझे जरूर लिखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें जरूर फॉलो करें। पर अगर हमारा बोला हुआ या कुछ किया हुआ आपको नहीं अच्छा लगता है, तो
कोई जरूरत नहीं है ना फॉलो करने की, ना सब्सक्राइब करने की, ना लाइक करने की। तो आपका दिन शुभ रहे, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये पॉडकास्ट एपिसोड फाइनली खत्म हो गया है। घंटी भी नहीं बजी, फोन भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड पर। और मेरा ये मानना है और मैं अरदास करती हूँ कि अगले पॉडकास्ट एपिसोड में ज्यादा वक्त ना लगे। बाय। थैंक यू।